बीमा भारती को नीतीश कुमार किसी भी हाल में जीतते नहीं देखना चाहते थे। चिराग पासवान को खुलेआम नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए, और बहुत लोग प्रशांत किशोर को मान रहे हैं कि ठग रहा। प्रशांत किशोर की स्थिति ये है कि अभी वो आम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, जो इनसे मिलने जा रहा है उनका जो टीम है मिलाने वाला, वो प्रशांत किशोर को बर्बाद कर देगा एक दिन। कुछ दिन के बाद फिर नीतीश और लालू जैसा गाली देंगे ये लोग प्रशांत को भी। खास करके मैं मांझी समाज के ही लोगों से जब मैं बात किया तो उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि चुनाव जीत कर तो चले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। रोड अभी तक कई जगह इमामगंज में नहीं बना हुआ है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हमारे साथ खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं, जो कि चारों विधानसभा सीटों पर ग्राउंड पे जाकर उन्होंने सर्वे किया है। तो आज इनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या वहां का जो स्थिति है, किस पार्टी का किधर रुझान है और वहां की जनता क्या सोच रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और तमाम दर्शकों का जो हमें काफी सराहना कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, खबर फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। जो नए जुड़े हैं वो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सर, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। तो चारों का क्या अभी स्थिति है, कौन सी पार्टी का किस तरफ रुझान है, जनता क्या सोच रही है वहां, और जो दावे कर रही है, एक तरफ जनसुराज दावा कर रही है कि वोट कहीं भी पड़े जीतेगी तो जनसुराज, एक तरफ अभी 1 घंटे पहले जो भाजपा के बिहार अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि एनडीए ही जीतेगी, इंडिया अलायंस का कोई चांस नहीं है। झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, उसको भी लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। एक तरफ जदयू बोल रही है कि हम इस बार उपचुनाव में जो है सभी पार्टियों से आगे निकलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार इस बार सबके चहेते बन गए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या है वहां का स्थिति सारे विधानसभा सीटों का? अभिलाषा, पार्टी क्या कर रही है इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम किसी पार्टी के लिए पहले काम नहीं करते हैं, अपने दर्शकों को बता दें, हम आपके लिए काम करते हैं। आप तक सटीक न्यूज जाए, सटीक सर्वे जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सटीक से सटीक खबर आप तक पहुंचाए। तो सबसे पहले रामगढ़ से स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए, रामगढ़ जो सीट है, अब यहां से रामगढ़ से बोल देंगे प्रशांत किशोर के हम जीत जाएंगे चुनाव, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के समझ में, सोच में, राजनीतिक प्लानिंग में कहीं ना कहीं बरबोलापन नजर आएगा। चाहे बीजेपी बोल दे, रामगढ़ का स्थिति यह है अभिलाषा कि यहां से आरजेडी फिर से चुनाव जीत जाएगी। आरजेडी कैसे चुनाव जीत जाएगी? देखिए, मैं स्पष्ट बात करता हूं, ग्राउंड पे रहता हूं, ग्राउंड से लोगों के नब्ज को समझता हूं। ठेला वाला से अलग बात करता हूं, रिक्शा वाला से अलग बात करता हूं, टेम्पू वाला से अलग बात करता हूं, पान वाले से अलग बात करता हूं, मुखिया से अलग बात करता हूं, सरपंच से अलग, गांव के लोगों से अलग, युवाओं से अलग, महिलाओं से अलग, बुजुर्गों से अलग। इन सारे लोगों से बात करने के बाद मैं किसी, मतलब आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। लेकिन अब बात सुन लीजिए, रामगढ़ की जो जनता है, रामगढ़ का डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर समझिए। मुसलमान, यादव, अच्छे खासे आबादी, अच्छी खासी आबादी, और रहा बात ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वहां पे ये भी अच्छे खासे, ओबीसी का भी अच्छा खासा बोलबाला। आपको बता दें, जानकर आपको हैरानी होगी कि रामगढ़ में अभी जो है राजपूत समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, इन लोगों के बीच में इंटरनली फूट नजर आया हमको, जो सोचने वाली विषय है। ये बीजेपी के लिए सोचने वाले, जो रामगढ़ से हैं वो जानते होंगे इन बात को। वहां पे राजपूत वर्सेस ब्राह्मण, भूमिहार चल रहा, जिसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा पता है आपको? किसको? एनडीए को। रामगढ़ में पिछली बार देखिए
जन स्वराज का क्या? 58,083 वोट लाए थे सुधाकर सिंह आरजेडी से। हाँ। बहुत तगड़ा फाइट मिला था उनको बीएसपी के उम्मीदवार से, सेकंड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन पे थी बीजेपी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी यहां से नहीं जीत सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर यहां से नहीं जीतेंगे। हाँ, मैं वही पूछने ये वाली थी कि जन स्वराज का क्या माहौल है? कहीं नहीं माहौल है। लेकिन वो तो रुपौली विधानसभा चुनाव होने के बाद बहुत जोश में थे कि इस बार उपचुनाव में, जैसे रुपौली में हमने रुपौली में कौन जिता दिया था? वो तो दावा करते कि हमने जितवाया है। क्या बात कर दिए आप? वो दावा करते, खुले मन से वो दावा करते। शंकर सिंह जो रुपौली से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि शंकर सिंह को जिताने के लिए प्रशांत किशोर की जरूरत होगी। आपको हम बता देते हैं अब इंटरनली बात। बीमा भारती को नीतीश कुमार किसी भी हाल में जीतते नहीं देखना चाहते थे। फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच यही मीटिंग हुआ था कि बीमा भारती को हराना है। चिराग पासवान को खुलेआम नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपना उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को साफ तौर पे कहा था कि हम डायरेक्टली अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकते, इसमें मैसेज जाएगा कि एनडीए के बीच फुट मत है। तब चिराग पासवान ने इंडिपेंडेंट शंकर सिंह को खड़ा किया। लोजपा के वो रहे हुए हैं आदमी, सपोर्ट हुआ नीतीश कुमार का, एलजेपीआर का। शंकर सिंह खुद अब बहुत बड़े आदमी हैं। उनको किसी को रुपौली से जिताने के लिए किसी एरू गैरू नत्थू खैरू की जरूरत ही नहीं है। वो जीत जाएगा जवान, और जो जीत रहा है उसको सपोर्ट करके जिताना कोई बड़ा बात है क्या? पूरा दुनिया जानता था कि शंकर सिंह जीत जाएंगे, कौन सी बड़ी बात? तो कहीं ना कहीं जनसुराज के जो दावे हैं, जनसुराज ने काम क्या किया कि शंकर सिंह जीत रहे हैं, उनको सपोर्ट करके अपना नाम कमा लिया, बस यही किया। जो टू बी फ्रैंक मैं बात कर रहा हूं। अब आता हूं रामगढ़ में क्या होने वाला। रामगढ़ में आपको बता दें कि आरजेडी और बीजेपी के बीच फाइट देखने को मिलेगा इस बार। हाँ, उपचुनाव में पूरा बीजेपी और आरजेडी। तरारी, हाँ, तरारी में अगर हम बात करें तो तरारी में आपको यहां से फिर सीपीआईएमएल जीत जाएगा। आपको बता दूं कि सीपीआईएमएल का अच्छा खासा पकड़ है। और देखिए सीपीआईएमएल का क्या होता है कि कैडर वोट होता है। कैडर वोट नहीं टूटता है कभी। तो यहाँ पर से जो तरारी विधानसभा सीट है सर, उस पे ना बहुत सारी परिवारवाद की जो आरोप प्रत्यारोप की एक तरह से कहें तो वो लग रहा है कि परिवारवाद यहाँ होगा, क्योंकि जो यहाँ के सांसद, यहाँ से जो जीतकर सांसद बने हैं सुदामा जी, अब उनके बाद उनके परिवार से कोई आ रहा है, इसलिए इतना जो है कि सीपीआईएमएल को वेटेज मिल रहा है। तो क्या ऐसा माहौल देखने को मिला था वहां? जनता ये नहीं समझती है। सबसे पहली बात, जनता समझती है कि टिकट किसको मिला। चुनाव से पहले ये सारी चीजें होती है अभिलाषा, बात समझिए। चुनाव के बाद लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि टिकट किस पार्टी को मिला, हमको किस पार्टी को वोट। अब देखिए, जो यादव होगा, जो मुसलमान होगा, जो सीपीआईएमएल का कैडर वोट होगा, वो सीपीआईएमएल को ही वोट देंगे अगर वहां से सीपीआईएमएल को टिकट मिलता है तो। दूसरे को नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। 1-2% का गारंटी नहीं होता, और वही 1-2% प्रशांत किशोर चाहे अदर कोई लेगा। अच्छा। फैक्ट ये है। तो इस बार फूट की भी जो है इंडिया अलायंस में भी तरारी में देख लीजिए, आपको मैं बता दूं कि बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा। यहाँ पे प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं, जीतेंगे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को यहाँ से तरारी से 20-30 हजार वोट मिलते दिख रहा है। वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी आपने बोला ना सीपीआईएमएल का जो जिक्र किया, लेकिन जो मीडिया में खबरें आई थी कुछ दिन पहले कि इंडिया अलायंस की जो टीम है, गठबंधन जो है, वो अब कह रही है कि सीपीआईएमएल यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो इससे क्या वहां प्रभाव पड़ने वाला है अगर ऐसा होता है? लड़ती है, हाँ, तो सीपीआईएमएल का जो कोर वोटर है वो शिफ्ट हो जाएगा किसी और दल में। वो एनडीए भी हो सकता है। हाँ, एनडीए में भी हो सकता है, प्रशांत किशोर के तरफ भी हो सकता है।
फिर जाके समीकरण चेंज होगा। इसलिए अभी का समीकरण मैं बता रहा हूँ। फिर जैसे टिकट आएगा, उम्मीदवार पे भी डिपेंड करता है उपचुनाव के उम्मीदवार कौन है। कई बार इंडिपेंडेंट भी जीत जाते हैं उपचुनाव में। इसलिए सारी चीजों देखने लायक होगी। और बेलागंज का क्या माहौल है? बेलागंज में याद रखिए कि यहाँ से सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के थे, वो चुनाव जीते थे। 79,708 वोट आया था। अच्छा। और वहीं जदयू के उम्मीदवार का अभय कुमार सिन्हा को 55,745 वोट आया था। इस बार जान जाइए कि यहाँ से उपचुनाव में बीजेपी पहले से अच्छी बन के आ रही है। कड़ा फाइट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बेलागंज से बहुत क्लोज फाइट है ये। मतलब आपको बीजेपी वर्सेस आरजेडी यहाँ पे तगड़ा देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दिया, जनस्वराज यहाँ से बहुत होगा तो 2,000-3,000 वोट पे जमानत जब्त होने वाला स्थिति है। लेकिन वहां पर तो उन्होंने सर्वे भी किया है, उस एरिया में जाके उन्होंने सर्वे भी किया है। वहां उन्होंने जो एक छोटी जनस्वराज सर्वे क्या करती है, गांव घूमकर पैदल यात्रा करके उन्होंने लोगों को कन्विंस किया है ना। फोन नंबर लेके और खाली हम तो यही देखे, पटना में हमको भी लग रहा था। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि जनस्वराज के सदस्य है। ये तो सही बात है, बहुत लोगों को नहीं और बहुत लोग प्रशांत किशोर को मान रहे हैं कि ठग रहा। बहुत लोग प्रशांत किशोर से अलग होने लगे हैं अभिलाषा। प्रशांत किशोर की स्थिति ये है कि अभी वो आम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, जो उनसे मिलने जा रहा है। उनका जो टीम है मिलाने वाला, वो प्रशांत किशोर को बर्बाद कर देगा एकदम। अच्छा। जो 3-4 लड़कियां रख लिए हैं, जो प्रशांत किशोर से मिलवाती हैं, ले जाती हैं, वही बर्बाद कर देंगे प्रशांत किशोर को। फैक्ट है। तो क्या वो लड़कियां पैसे वैसे लेती हैं मिलने के लिए, या फिर कुछ और बात? नहीं, कुछ नहीं लेती हैं तो ऐसा। लेकिन देखिए, जब आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर एमएलए एमपी मुखिया नहीं है, फिर आपका स्थिति ऐसा है कि आपके पार्टी के लोग आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। जनता का तो बात हटा दीजिए, पार्टी के लोग को का मैं बोल रहा हूं, वो नहीं मिल पा रहे प्रशांत किशोर से। तो कहीं ना कहीं तो चुनाव जीतने के बाद क्या प्रशांत किशोर से मिल पाएगी आम जनता, बिहार की जनता या बिहार के उनके पार्टी के लोग? और मिल लेंगे तो बहुत लोग ऐसे में ट्रोल करेंगे हमको, लेकिन भ्रम में है वो लोग भी। कुछ दिन के बाद फिर नीतीश और लालू जैसा गाली देंगे ये लोग प्रशांत को भी। बिहार बदलने की बात करने वाले आपको बता दे, ये जो बेलागंज में है, यहाँ से फाइट तगड़ा देखने को मिलेगा। हो सकता है बीजेपी निकल जाए। जनस्वराज का कोई रोल नहीं। जनस्वराज के इसमें कुछ नहीं है, चारों सीट में मैं बता दिया। और इमामगंज में जीतन राम मांझी का एंटी इनकम्बेंसी यहाँ देखने को मिला है मुझे। बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह लोगों ने कहा, खास करके मैं मांझी समाज के ही लोगों से जब मैं बात किया तो उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि चुनाव जीत कर तो चले जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। रोड अभी तक कई जगह इमामगंज में नहीं बना हुआ है, आवागमन का साधन बहुत खराब है। इमामगंज में लोगों को पानी की परेशानी है, लोग दूर दूर तक पानी के लिए तरसते हैं, लाते हैं पानी। गया में खास करके पानी का बहुत समस्या, तो लोग परेशान हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन फिर भी लोग, मैं क्या बोला, बिहार में लोगों को आदत है वोट करने का, जात वात के, वो वहीं करेंगे वोट। आप कितना भी सुधारना चाहिएगा, इसको नहीं सुधर पाएगा। अगर उनके जाति के लोग उनको कुछ भी बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अदर जाति के लोग उनके लिए कितना भी अच्छा करे या कुछ भी बोल देंगे तो उनको बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि वो आज तक ना उठे, उनको हमेशा यूज कर लिया गया। और एक बात और आ रही है यहाँ सामने कि जो जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, जो एमएलसी हैं, वो शायद विधानसभा का उपचुनाव होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच है, क्या होने वाले हैं? या फिर ये तो अभी मैं अभी जीतन राम मांझी से मेरी बात नहीं हुई है, तो मैं इस बारे पे अभी नहीं बात कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन इमामगंज से हम पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर उठता है तो फिर जीत जाएगा। अच्छा। यही सच है।
यहाँ पे आरजेडी से टक्कर मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 50-55 हजार तक में आरजेडी सिमट जाएगी। अच्छा। और यहाँ पे भी मुझे नहीं दिखा प्रशांत किशोर का कोई हवा नहीं है। हवा मतलब चुनाव जीतने वाला होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है। तो और सिर्फ जो दिख रहा है पटना से या सोशल मीडिया पे, गांव तक में जाने के बाद पता चलता है हवा बेकार है, सीट मुश्किल में पड़ रहा है। कोई अगर उठेगा तो वो अपना पैसा बर्बाद करेगा। अच्छा, तो एज यूजुअल लोकसभा चुनाव के 4 जैसा ही सीट में होगा। मैं बता दिया आपको, एक सीट जो है गया का आपका ये बेलागंज, हाँ, यहाँ से आरजेडी जीते जाएगी। आरजेडी और बेलागंज से। बीजेपी के बीच तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पेच फंसा हुआ, आरजेडी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है। वहीं तरारी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से महागठबंधन का जीत फिक्स है। रामगढ़ से आरजेडी निकालेगी चुनाव, इसमें कोई फनबट नहीं है। मतलब अब देख लीजिए 2/2 रहेगा रेशियो, 2 आरजेडी और 2 बीजेपी। इमामगंज मतलब बीजेपी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इमामगंज हम पार्टी का है और हम पार्टी अभी एनडीए में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एनडीए और यही दोनों के बीच फाइट है, कहीं पे भी जनसुराज नहीं है। तो यही रहा मेरा कंक्लूजन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।